हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 47 चैप्टर 3 वैद्युत धारा। और इस चैप्टर का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड पावर। ये देखो, जो शक्ति की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, वैद्युत शक्ति की। वैद्युत यहाँ लिख दिया है, वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति की बात हो रही है। तो वैद्युत ऊर्जा को पहले समझते हैं। देखिए, हम अब तक पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी हमें, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस वायर को हमें कनेक्ट करना होगा। किससे? किसी धारा स्रोत से, जैसे किसी सेल से या किसी बैटरी से, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ये विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इसको भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को, जिसमें हमने ये बताया था कि जब किसी चालक तार, जैसे यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई चालक है, जब किसी चालक को, ये कोई चालक का तार है, हमने काफ़ी मोटा तार बना दिया है जिससे समझने में आसानी हो। ये वायर है एक, इसको हमने किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, किस दिशा में, इस दिशा में आई, प्लस से माइनस की ओर, ऐसे धारा इसमें प्रवाहित होने लगी। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, और गति करते समय वो अन्य आयनों से, अन्य परमाणुओं से, अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं और टकरा करके अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। टकराएंगे तो उनकी ऊर्जा खो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वो बैटरी से ऊर्जा लेंगे और फिर गति करेंगे। तो इस तरीके से बैटरी से जो ऊर्जा मिल रही है, जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है, इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे भाई, धारा इधर बह रही है, इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं अनुगमन वेग से। और ये अनुगमन वेग किससे मिला है कि जो हमने विभवांतर लगाया इस चालक के सिरों पर, उस विभवांतर से जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ इस दिशा में, इस वैद्युत क्षेत्र से इन इलेक्ट्रॉनों पर इस दिशा में बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं तो उन पर विपरीत दिशा में बल लगा और ये अनुगमन वेग से गति करने लगे। इसको मैंने बहुत संक्षेप में इसलिए बता दिया क्योंकि इसकी पूरी डिटेल हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ क्या सीखना है, पर्पस क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब टकरा के ऊर्जा खो रहे हैं और फिर उनको ऊर्जा किससे मिलती है, इसी सेल के द्वारा, धारा स्रोत के द्वारा। और जब वो उनकी ऊर्जा खो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है, सॉरी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, मैं थोड़ा गलत बोल गया, उसके लिए फिर सॉरी। तो देखें, होता क्या है कि वो ऊर्जा हम कह रहे हैं कि खो देते हैं, वो ऊर्जा जाती कहाँ है, वही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप लोग देखते हैं कि धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो तार बहुत गर्म हो जाता है। तो वो क्यों गर्म हुआ, क्योंकि इस स्रोत से जो ऊर्जा इसको दी जा रही है, कुल मिलाकर के ऊर्जा किससे मिल रही है इन इलेक्ट्रॉनों को, स्रोत से, और वही ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, ऊष्मा में। तो इसलिए वो वैद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो यही ऊर्जा क्या है उसकी, वैद्युत ऊर्जा। यानी कुल मिला के संक्षेप में कहें तो क्या बात हुई कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए वो तार गर्म हो जाता है, वायर गर्म हो जाता है। और इसी सिद्धांत पर वैद्युत बल्ब कार्य करता है, वैद्युत हीटर कार्य करता है। समझ रहे हैं, वायर का गर्म होना, और यही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कि विद्युत धारा क्या उत्पन्न कर रही है, ऊष्मीय ऊर्जा। और वो ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ से मिली, वो आप लोग समझ चुके अभी। तो जब किसी चालक तार में, यहाँ लिखते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा
प्रवाहित की जाती है, तो वैद्युत ऊर्जा उस तार में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है या प्रकट होती है। परिवर्तित, कुछ भी कह सकते हैं, परिवर्तित हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखें, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा उस तार में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी हमने बताया था कि सेल ऊर्जा दे रहा था उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराकर, एक दूसरे से टकराकर, परमाणुओं से टकराकर, अन्य धनायनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को खो रहे थे। वो ऊर्जा किस रूप में खो रहे थे? ऊष्मा के रूप में। जब टक्कर होगी तो उनकी ऊर्जा में लॉस होगा और वो हीट के रूप में वो प्रकट हो जाएगी ऊष्मा। जैसे आप लोग एक काम करके देख सकते हैं, आपने महसूस किया होगा कि जैसे हम अगर हथौड़े को किसी चीज़ से लगातार पीटते रहें तो थोड़ी देर बाद छू के देखना वो हथौड़ा गर्म हो जाता है, समझ रहे हैं? तो टकराने से उनकी ऊर्जा जो थी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? ऊष्मीय ऊर्जा में। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सेल की जो ऊर्जा है, सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। वही रासायनिक ऊर्जा एक तरीके से किस में कन्वर्ट हो रही है? वैद्युत ऊर्जा में, और हमें विद्युत धारा प्राप्त हो रही है। तो जब इस चालक तार में धारा बह रही है तो धारा बहने के लिए क्या जरूरी है? आवेश का बहना। और आवेश को कौन बहा रहा है? ये सेल। इस सेल से उत्पन्न हुआ वैद्युत क्षेत्र। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सेल, इस सेल की ऊर्जा क्या कर रही है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कार्य कर रही है। कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कौन करेगा? उस सेल की ऊर्जा से होगा। तो अगर हम वो कार्य निकाल लें तो हमें वो ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, वैद्युत ऊर्जा। और वही वैद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी? ऊष्मीय ऊर्जा में। तो कार्य कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इस चालक तार में आई धारा बह रही है। इस चालक तार में ये लिखा हुआ है आई धारा बह रही है। तो टी सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? Q बराबर IT, इतना आवेश प्रवाहित होगा। और विभवांतर कितना है इन दोनों सिरों के बीच? V। तो इतने आवेश को इतने विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में इस सेल द्वारा जो किया गया कार्य होगा, W बराबर कितना होगा? V इंटू Q। ये पीछे पढ़ चुके हैं वैद्युत विभव वाले चैप्टर में। यानी सेल को इस आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में इतना कार्य करना पड़ा। तो यही कार्य, और Q बराबर IT रख दें तो W बराबर VIT, यही आ गई ऊर्जा। इतना कार्य करना पड़ा, यानी उस सर्किट की वैद्युत ऊर्जा इतनी है। यही ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? ऊष्मा में, जिसको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो W इतना आ गया। एक रिलेशन आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में, V इक्वल्स टू IR। इसको यहाँ पुट कर दें तो W इक्वल्स टू कितना आ गया? देखिए IR रखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, I और I स्क्वायर हो जाएगा, तो I स्क्वायर RT। ये कब मिला? जब हमने V इक्वल्स टू IR रख दिया। अब यहाँ से I इक्वल्स टू V अपॉन R भी रख सकते हैं। I इक्वल्स टू V अपॉन R रख दें यहाँ पर, तो देखें W बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन R रखेंगे तो V इंटू V, V स्क्वायर अपॉन R,
इंटू टी हो जाएगा। ओके, तो ये वैद्युत ऊर्जा आ गई और इसका मात्रक क्या होगा, जूल। यहां भी लिख दें जूल, यहां भी लिख दें जूल, जे लिख दिया है मैंने, जूल हो गई। तो यानी कुल मिला के इन तीनों इक्वेशन से हम वैद्युत ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो वो वैद्युत ऊर्जा W इक्वल्स टू कितनी आई, तीनों को एक साथ लिख देते हैं, VIT इक्वल्स टू I²RT इक्वल्स टू V²/RT। इतना कार्य सेल को करना पड़ रहा है, यानी इतनी वैद्युत ऊर्जा वहां पर है। यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं ऊष्मा के रूप में। तो इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी इस तार में, जो गर्म हो जाएगा, वो ऊष्मा इतनी जूल हो जाएगी। ये क्या हो गया, जूल। तो तार में उत्पन्न ऊष्मा, तार में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी भाई, H से लिखेंगे, हीट है, ऊष्मा है, इतनी ही जूल। बस W की जगह H लिखना है, VIT इक्वल्स टू I²RT इक्वल्स टू V²/R इंटू टी। ये ऊष्मा किस में है, जूल में। ओके, इतनी जूल हो गई। अब देखें, आपने पढ़ा है, देखो ऊष्मा और ऊर्जा एक दूसरे के ही रूप हैं। तो ऊष्मा को हम व्यवहारिकता में कैलोरी में नापते हैं, वैसे जूल में कहते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अधिकांशतः हम ऊष्मा को कैलोरी में पढ़ते हैं कि इतने कैलोरी ऊष्मा। तो इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करें तो एक कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है, 4.186 पॉइंट है ये जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल, या सिंपली इतनी बड़ी संख्या न लिख के हम इसको इतना भी राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 4.2 कर देते हैं, तो जूल ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस जूल को जब कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ऊष्मा किस में आ जाएगी, कैलोरी में आ जाएगी। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो देखें भाई, H बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि VIT कितने से डिवाइड करते आएंगे, 4.2 से, इक्वल्स टू I²RT, टी है वही, अपॉन 4.2 इक्वल्स टू V²/R, नीचे डिवाइड करेंगे 4.2 से, तो RT। ओके, कितनी, ये आगे, इसके आगे क्या लिख देंगे, कैलोरी। बात समझ में आ गई होगी। तो इतनी ऊष्मा उस वायर में उत्पन्न हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अब देखें, इसी के अंतर्गत जब हमने ऊष्मीय ऊर्जा पढ़ ली, टॉपिक यही चल रहा है अपना, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। एक जूल का नियम लगे हाथों पढ़ लेते हैं कि ये जो वायर में ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसके संदर्भ में जूल ने, साइंटिस्ट का नाम है वही जूल ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम यानी ऊष्मीय ऊर्जा का जूल का नियम, या ऊष्मीय ऊर्जा के संबंध में लिख लें, वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, या के संदर्भ में कह दें, ऊष्मीय ऊर्जा के संबंध में जूल का नियम। भाई जूल साइंटिस्ट का नाम है, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर, इनके सम्मान में कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल रखा गया है। ऊष्मीय ऊर्जा के संबंध में जूल का नियम। तो देखें,
किसी तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसके लिए जूल ने 3 नियम दिए थे। पहले फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, यानी प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में जूल ने यह बताया कि अगर एक ही चालक में, यानी हमारे पास जो तार है हम उसको नहीं बदल रहे हैं, वही तार रहने दे रहे हैं, और उस वायर में अलग अलग प्रबलताओं की धारा प्रवाहित करें, जैसे एक बार 1 एम्पियर की, एक बार 2 एम्पियर की, एक बार 3 एम्पियर की प्रवाहित की, तो उस चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी, उस चालक तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो अनुक्रमानुपाती होगी I के स्क्वायर के, I स्क्वायर। तो मेन कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है, इसको आप देखें, इसी से समझ जाएंगे कि जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करते हैं उतनी ही तार में ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही हीटर में लागू होती है ये बात। जो विद्युत हीटर होता है उसमें आपने देखा होगा कि विद्युत हीटर का जो वायर है वो मोटा होता है, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। जब प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, फिर जितनी ज़्यादा प्रवाहित होगी उसके स्क्वायर में, उसके स्क्वायर के गुना बढ़ेगी। जैसे अगर हम 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे थे तो फैक्टर उसका 4 होगा, और 2 से जैसे ही हमने 4 कर दी, दूनी कर दी, तो उत्पन्न जो ऊष्मा होगी वो इसका स्क्वायर गुना, तो 16 गुना, पहले से 4 गुना बढ़ गई, ये 2 गुना ही की, तो स्क्वायर में बढ़ेगी। मतलब ये फैक्टर दिया है मैंने, 4Q ऊष्मा थी तो अब 16Q हो गई ऊष्मा। पहले अगर ऊष्मा Q चार्ज नहीं है, मैंने ऊष्मा का एक फैक्टर दे दिया, तो धारा दूनी करने पर ऊष्मा 4 गुनी उत्पन्न होने लगी। बात समझ गए होंगे यहाँ। तो जितनी ज़्यादा धारा उतनी ही उत्पन्न ज़्यादा ऊष्मा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि जब किसी चालक में, जब किसी तार में, निश्चित चालक में, उसको बदलना नहीं है, भिन्न भिन्न प्रबलताओं की धाराएं प्रवाहित की जाती हैं, तो उस चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में ये बताया है कि अगर हम अभी हमने चालक एक ही रखा था, एक ही तार था, अब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तार हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, अलग अलग तार हैं, और उसमें हम समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब I नहीं बदल रहे, I कैसी रख रहे हैं, नियत। तो जो धारा होगी, देखो अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग होगा, इस तार का प्रतिरोध अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, अलग अलग धातुओं के हो सकते हैं, अलग अलग लेंथ, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो सबका R अलग होगा, लेकिन सब में धारा बराबर प्रवाहित कर रहे हैं। तो बराबर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो कौन से चालक तार में ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, H प्रोपोर्शनल टू R। ये कब है, जब धारा को नियत रख रहे हैं। तो जब विभिन्न चालकों में समान प्रबलताओं की धाराएं प्रवाहित की जाती हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, बात समझ में आ गई। थर्ड लॉ, अब मान लो एक ही तार में एक ही प्रबलता की धारा है, न धारा बदल रहे हैं न तार बदल रहे हैं, समय बदल रहे हैं कि पहले हमने 5 मिनट धारा प्रवाहित की, ऊष्मा देखी कितनी उत्पन्न हुई, अब हमने 10 मिनट प्रवाहित कर दी, फिर 12 मिनट, फिर 15 मिनट, तो अलग अलग समय पर अलग अलग ऊष्मा आती है, और वो समय के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितनी देर तक, जितने ज़्यादा समय तक, जितने ज़्यादा टाइम इंटरवल तक ऊष्मा वो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उस चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये रहे जूल के तीनों नियम हो गए, ये यहीं से आए हैं, I स्क्वायर RT से। सीधा सीधा क्लियर है कि H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू T। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा के संबंध में क्या हो गया, जूल का नियम। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, अभी हमने वैद्युत ऊर्जा का अध्ययन कर लिया, अब वैद्युत शक्ति पढ़ेंगे। तो देखें, वैद्युत प्रपथ में ऊर्जा का क्षय हो रहा है, हम लोग घरों में ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। ऊर्जा खर्च करने का मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है। खर्च करने का मतलब यहाँ नष्ट करने से नहीं है, वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण तो कर ही रहे हैं, चाहे वो ऊष्मा के रूप में कर रहे हों। अगर हम हीटर चला रहे हैं घर पर, तो
जो सप्लाई आ रही है घर में, जो पावर आ रही है, विद्युत ऊर्जा जो आ रही है, वो ऊष्मा के रूप में हम खर्च कर रहे हैं, कन्वर्ट करके उसको। पंखा चला रहे हैं तो वो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो यानी हम ऊर्जा को दूसरे रूप में कन्वर्ट करके खर्च तो कर ही रहे हैं। तो किसी परपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, क्षय का मतलब उसको खर्च करने से है, क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति। जैसे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य, ऊर्जा एक ही बातें हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो किसी परपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? पावर है तो किससे लिखते हैं? P से। तो P बराबर क्या आ जाता है? दर है तो समय का भाग करेंगे W/T। ओके, तो P बराबर W/T हो गया। इसका जो मात्रक है वो वाट होता है। मात्रक या जूल प्रति सेकंड कह लें, वाट कह लें, या जूल प्रति सेकंड कह लें, या वाट कह लें। इसके अन्य मात्रक भी हैं, जैसे किलोवाट, ये छोटा मात्रक हो गया। बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट। एक और अन्य मात्रक होता है अश्व शक्ति। किलोवाट को हम ऐसे लिख देते हैं KW, और अश्व शक्ति हॉर्स पावर, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, जिसको संक्षेप में HP लिख देते हैं। ये भी किसके मात्रक हैं? विद्युत शक्ति के। यानी शक्ति एक सेकंड में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा है। ये भी विद्युत ऊर्जा, शक्ति अलग चीज नहीं हो गई। दर का मतलब एक सेकंड में, एक सेकंड में हम कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, कितनी विद्युत ऊर्जा यूज कर रहे हैं अपने दैनिक यूज में। तो अश्व शक्ति बड़ा मात्रा। इनमें रिलेशन क्या है? जैसे 1 किलोवाट अगर देखें, 1 किलोवाट, देखिए वाट में W बड़ा बनेगा। जो मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर रखे जाते हैं उनका पहला अक्षर बड़ा बनता है। जैसे एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर है, ओम वैज्ञानिक के नाम पर है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट, और एक अश्व शक्ति में यानी हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये आप रिलेशन याद रखेंगे। तो ये रहा विद्युत शक्ति के बारे में। अब देखें, हम लोग घरों में, ये तो विद्युत शक्ति हो ही गया भाई। तो हाँ, एक काम और करते हैं। अभी हमने W निकाला था, W बराबर निकाला था VIT बराबर I²RT बराबर V²/RT। ये अगर W के मान यहाँ रखेंगे तो T कैंसिल आउट हो जाएगा सब जगह से, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं पावर कितनी आ गई? VIT छोड़ते जाइए भाई, बराबर I²R बराबर V²/R। ओके, ये विद्युत शक्ति हो गई। तो देखें भाई, अभी हमने देखा कि जो विद्युत ऊर्जा हम कंज्यूम कर रहे थे, उस विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक अलग होता है, क्योंकि जूल बहुत छोटा मात्रक हो गया। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक, यानी हम डेली लाइफ में कौन सा मात्रक यूज़ करते हैं। जैसे घरों में, फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में हम लोग जो विद्युत ऊर्जा कंज्यूम कर रहे हैं,
उसको हम यूनिट में नापते हैं। आपने देखा होगा कि हम ये कहते हैं कि इतने यूनिट का बिल आया है। तो यूनिट तो एक व्यवहारिक मात्रक है। तो यूनिट वास्तव में यूनिट कोई मात्रक है नहीं, उसको हम बोल देते हैं। तो आम प्रचलन की भाषा में यूनिट कहते हैं। मात्रक है क्या वैसे? वो 1 किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसको हम kWh किलोवाट आवर इससे लिख देते हैं। ठीक है। एक इसका अन्य मात्रक, इसको दूसरे रूप में भी कहते हैं यूनिट ऑफ BTU। पहले चलो इसको पढ़ लेते हैं। देखें, किलोवाट जो घंटा है, इसी किलोवाट घंटा को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसको यूनिट कह देते हैं कि इतने यूनिट का बिल आया है। एक्चुअली वो यूनिट है क्या? किलोवाट आवर है। ठीक है। और अन्य में BTU भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। किलोवाट घंटा कह लें या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कह लें या सिंपली यूनिट कह देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन वास्तविक मात्रक तो यही है। सॉरी, ये हट गया। किलो के छोटा है वही किलोवाट घंटा यानी kWh। तो यूनिट क्या रहा? अपनी आम बोलचाल की भाषा का मात्रक है यूनिट। तो अब हमें ये देखना है कि हमने कितनी पावर कंज्यूम की है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि कैसे निकालें। तो देखें, किलोवाट घंटा का मतलब क्या हुआ? किलोवाट। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं 1 किलोवाट घंटा होगा कितना। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा की बात कर रहे हैं, यानी 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। 1 किलोवाट या 1 घंटा। और 1 किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 1000 वाट। और 1 घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड हो गए। समझ रहे हैं ना बात? तो इसे अगर हल करें तो देखें, 36 पर 1 2 3 4 5 जीरो आ गए। 1 2 3 4 5। और वाट सेकंड, वाट इंटू सेकंड का मतलब जूल हो गया। बात समझ रहे हैं भाई? वाट इंटू सेकंड जूल कैसे हो गया? देखें, जूल क्या होता है? P बराबर W/T पढ़ा था। तो W बराबर P इंटू टी, और W का मात्रक जूल, P का मात्रक वाट और समय का मात्रक सेकंड। तो वाट इंटू सेकंड क्या हो गया? जूल हो गया। ये बात मैंने अलग से समझा दी। तो ये जूल। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3.6। तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लेके आए खिसका के, तो इंटू 10⁶ जूल, यानी 1 kWh 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल। यानी हमने इतने जूल ऊर्जा खर्च कर ली। तब वो हमारी 1 यूनिट होगी। यानी अगर हम इतनी जूल ऊर्जा खर्च कर लेते हैं तो हमारी जो यूनिट आएगी वो कितने की होगी? 1 किलोवाट आवर की। अब हम घर पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो अभी बताते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो देखें, किलोवाट घंटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे। किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? किलोवाट गुणा घंटा। बोले, किलोवाट घंटा का मतलब
किलोवाट इंटू घंटा से है। तो ऐसे नहीं भाई, ऐसे तो समस्या हो जाएगी। ऐसे समझें, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दो। किलोवाट गुणा घंटा, और किलोवाट को अगर वाट में बदलेंगे, मतलब वाट ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट बटे 1000, वाट बटे 1000 लिख दिया तो वो क्या हो गया, किलोवाट। ठीक है, वाट में 1000 का भाग कर दें तो किलोवाट हो जाएगा। क्योंकि जो उपकरण हम घरों में यूज़ करते हैं वो मोस्टली वाट में होते हैं। जैसे ये CFL कितने वाट की है, फ़ैन कितने वाट का है, जैसे 75 वाट, 70 वाट, 80 वाट का फ़ैन। CFL हमारी 15 वाट की, 20 वाट की, 25 वाट की कितने की है। तो वहाँ यूनिट निकालेंगे तो हम वाट में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमें कन्वर्ट करनी है किलोवाट में। तो इस फॉर्मूले को हम इस रूप में बदल रहे हैं जिससे हमें डायरेक्ट यूनिटों की संख्या पता चल जाए। तो वाट गुणा घंटा बटे 1000, इस तरीके से हम यूनिटों की संख्या निकाल लेंगे। तो जैसे हमें यूनिट, तो इतने यूनिट आएगा जितने भी आएगी, तो यूनिटों की संख्या हमें निकालनी है। तो किलोवाट घंटा का ये फॉर्मूला समझ में आ गया, वाट गुणा घंटा बटे 1000। तो यूनिटों की संख्या जो घर में बिल आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाट गुणा घंटा बटे 1000 और आगे यूनिट, इतने यूनिट। ये मैं जो व्यवहारिक हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं यूनिट, उसके लिए कैलकुलेशन करके इससे हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो, एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, मान लो किसी के घर में, देखो पूरी कैलकुलेशन तो बाद में होगी, मैं एक किसी उपकरण को लेके कि उस उपकरण ने कितना बिजली का कंज्यूम की है, कितना विद्युत ऊर्जा कंज्यूम की है, कितने यूनिट खर्च किए हैं, तो वो निकालने के लिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे घर पर कोई इलेक्ट्रिक चिमनी है जो 200 वाट की है, या चिमनी मत लो, मान लो कोई कूलर है एयर कूलर जो 200 वाट का है, और उसको हम 10 घंटे चला रहे हैं। अगर औसतन एक दिन में 10 घंटे चलाया तो कितने यूनिट इसने खर्च किए हैं, तो कितनी हो जाएंगी, वाट कितने हैं 200 और घंटे कितने 10 बटे 1000 यूनिट। तो 30 से 30 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट पावर उसने कंज्यूम कर ली है। तो ऐसे ही घरों में सब चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे अब बल्ब कितनी देर चला है एक दिन में, अब पूरे महीने का बिल निकालना है तो पूरे महीने में कितने घंटे चला है, तो इस तरीके पूरे महीने में एक एवरेज निकालना है कि पंखा इतने घंटे चलता है एक दिन में, बल्ब इतने चलता है। तो ये उसका अर्थ है यूनिट का। इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं। ऐसे बल्ब के वाट लगा दिए, बल्ब कितने घंटे चल रहे हैं उसका लगा लिया। चिमनी है अगर घर पर, चिमनी कितने वाट की है उसके वाट और उसका समय लगा करके उसकी यूनिट, सभी यूनिट्स का टोटल कर लेंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि आज एक दिन की देखें या पूरे महीने में कितने यूनिट हमने कंज्यूम कर ली हैं, उसी हिसाब से हम पता कर सकते हैं यूनिट्स। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अब कल मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यानी रेसिस्टर पढ़ेंगे। कार्बन, उसमें भी कौन सा प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है और उसका प्रतिरोध हम ज्ञात कैसे करते हैं। जो हमें रेसिस्टर दिया होगा ये कितने ओम का प्रतिरोध लगाएगा किसी परपथ में, उसके लिए कलर कोड होता है, उस पर कलर्स होते हैं, उन कलर को देख करके हम ये पढ़ लेते हैं, ये कोडिंग होती है वो, उस कोड को पहचानना है हमें कि ये रंग इतने प्रतिरोध को बताएगा। तो कैसे उसकी गणना करते हैं, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कल का वीडियो देखना ना भूलें और अपनी पढ़ाई बिल्कुल विधिवत जारी रखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।